नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान भूगोल के पाठ 1 संसाधन एवं विकास से। संसाधन क्या है? संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं, पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है, संसाधन कहलाते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है, वे संसाधन कहलाते हैं। ये था संसाधन। संसाधन की परिभाषा। इसके बाद आता है संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार हम सामान्यतः संसाधन को 2 भागों में बांट देते हैं। एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है मानवीय। 2 भागों में बांट देते हैं, एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है मानवीय। प्राकृतिक संसाधनों में नवीकरणीय योग्य, अनवीकरणीय योग्य, सतत प्रवाह, जैव, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, पुनः चक्रीय, अचक्रीय, इस तरह के कई क्लासिफिकेशन किए जाते हैं प्राकृतिक संसाधनों के। और मानवीय संसाधनों में संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता, ये 2 तरह का क्लासिफिकेशन किया जाता है। आगे आता है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों को अनेक प्रकारों में विभक्त किया गया है, अनेक प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। जैसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है, 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है जैव, दूसरा है अजैव। पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन में जो जीवमंडल, जिसकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है या जो जीवमंडल में व्याप्त होता है, जो जीवमंडल से प्राप्त होता है, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशुधन, वनस्पति, जीव जंतु, ये सब क्या हैं? जैव संसाधन है। जिसमें कोयला और पेट्रोलियम को भी इन्हीं के रूपों में रखा जाता है, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम की भी प्राप्ति जीवाश्म से होती है। अगला है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन, ये संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, वे होते हैं अजैव संसाधन, जो अजैव संसाधन कहलाते हैं। इनमें होता है मृदा, धातुएं और चट्टानें। मृदा, धातुएं और चट्टानें। ये हुआ उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण है समाप्यता के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर इसको भी हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, यांत्रिक, रासायनिक क्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, वे नवीकरणीय संसाधन होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीव,
इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है सतत संसाधन, दूसरा है जैविकीय संसाधन। सतत संसाधन में बहता हुआ जल, सौर विकिरण, हवा, और जैविकीय संसाधन में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव आते हैं। और इसके आगे है अनवीकरणीय संसाधन। ये संसाधन लंबी भूवैज्ञानिक समावधि के माध्यम से बनते हैं, जो लंबी भूवैज्ञानिक समावधि के माध्यम से बनते हैं, तथा ये संसाधन एक बार प्रयोग करने पर दोबारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। ये संसाधन एक बार प्रयोग करने पर दोबारा प्राप्त नहीं किए जा सकते, उन्हें हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगला है स्वामित्व के आधार पर। अगला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर हम संसाधनों को चार भागों में विभाजित करते हैं, चार वर्गों में बांटते हैं। एक होता है पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन में जो किसी व्यक्ति विशेष का होता है, निजी, जिसे हम कहते हैं ये मेरा व्यक्तिगत है, तो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत रहते हैं। जैसे बागान, चारागाह, भूमि, तालाब, कुओं का जल, ये सब व्यक्तिगत संसाधन में आते हैं। और सामुदायिक संसाधन में जैसे आता है गांव की चारण भूमि, जो पूरे गांव की होती है, तालाब, श्मशान भूमि, तथा शहरों में सार्वजनिक पिकनिक स्थल जो होते हैं, स्पॉट जो होते हैं, खेल के मैदान जो होते हैं, ये सामुदायिक संसाधन में आते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन देश की सीमा के अंतर्गत, देश की राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत जितने भी संसाधन आते हैं राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, संपूर्ण भूमि राष्ट्रीय संपदा के अंतर्गत आती है। संपूर्ण भूमि राष्ट्रीय संपदा के अंतर्गत आती है, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतिम है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन समुद्र तट की रेखा से 200 किलोमीटर के बाद जितना जलीय भाग बचा हुआ है, वो सब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अधीन होता है, जिसमें किसी एक विशेष देश का अधिकार नहीं होता है, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। अगला है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर हम संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। इसमें विकास के स्तर के आधार पर हम इसमें भी चार वर्गों में इसे विभाजित करते हैं, चार वर्गों में इसे विभाजित करते हैं। और इनमें है पहला संभावी संसाधन, संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार और चौथा है संचित कोष। संभावी संसाधन, विकसित संसाधन और भंडार और संचित कोष। संभावी संसाधन वे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित होते हैं परंतु उसका विकास उचित रूप से नहीं किया हुआ होता है, उसका विकास उचित रूप से नहीं हुआ होता है, उसे हम संभावी संसाधन कहते हैं। जो प्रदेश में उपस्थित तो होते हैं पर उनका विकास उचित रूप से नहीं हुआ होता है। दूसरा है विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, जिनका विकास तो किया जा चुका है और उपयोग उनकी गुणवत्ता और मात्रा पर ये सब आधारित कर दिया गया है, निर्धारित किया जा चुका है कि हमें उसके उपयोग और उसकी गुणवत्ता और उसकी मात्रा सब निर्धारित हो चुकी है कि हमें वह पूरी तरह से विकसित संसाधन के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम विकसित संसाधन कहते हैं। अगला है भंडार। भंडार जो होता है वो संचित होता है अंदर, जिसकी खोज जारी भी रहती है, खोज की भी जाती रहती है और खोज किया भी जा चुका होता है। जो निकाला नहीं जाता, उपयोग नहीं किया जा रहा होता है, भूगर्भ में रहता है, उसे कहते हैं भंडार।
या पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुँच से बाहर हैं, भंडार कहलाते हैं। जैसे हैं उपयोग हम उसका कर सकते हैं, लेकिन अभी उसको उपयोग करने की प्रौद्योगिकी हमारे पास नहीं है, उसका अभाव है, जिससे वे हमारी पहुँच से बाहर हैं। अगला है संचित कोष। यह भंडार का वह भाग है जो तकनीकी ज्ञान के द्वारा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में उपयुक्त किया जा सकता है। जैसे ये वो संचित कोष ऐसे होते हैं कि जो भविष्य में हम उनका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कर सकते हैं। जैसे नदियों के जल से हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। भारत में काफ़ी नदियाँ बहती हैं जिनसे हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन अभी उनके लिए भी हमारे पास उपयुक्त संसाधन नहीं है। कुछ पर हमने किया है, जैसे टिहरी डैम है, हीराकुड बांध परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना है, रिहंद बांध है। इस तरह से बहुउद्देशीय कई परियोजनाएं चालू हैं जिनका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन जहां उपयुक्त है वहां कर रहे हैं। ये संचित कोष है, बाकी बचे हुए हैं। आगे है संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास, संसाधन प्रकृति की देन है, परंतु मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कुछ व्यक्ति विशेष की लालसावश संसाधनों का ह्रास होता है। संसाधनों का विकास का मतलब है जैसे संसाधन प्रकृति ने जो दिए हैं, हमने अपनी लालसावश कुछ ज़्यादा उसको उपयोग किया, जिसके कारण उनका ह्रास हो गया। अर्थात हमें उतना ही उपयोग करना चाहिए जितने की हमें आवश्यकता है। अगला है असमान संसाधन वितरण, जिसके कारण कुछ विशेष लोगों के हाथों में संसाधनों का संचय हो गया, जिसके कारण समाज संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन में बंट जाता है। जैसे संसाधनों का प्रकृति में भी असमान वितरण है। किसी देश के पास बहुत अधिक है, किसी देश के सीमा क्षेत्र में बहुत अधिक संसाधन है, किसी देश के सीमा क्षेत्र में कुछ नहीं है। तो ऐसे कोई संसाधन संपन्न है, कोई संसाधन विहीन है। किसी राज्य की सीमा में कोयला और लोहे की खादान अधिक पाई जाती है, सोने चांदी धातुओं के खादान अधिक पाए जाते हैं। किसी राज्य के सीमा क्षेत्र में कुछ नहीं पाया जाता, सिर्फ कृषि कार्य होता है। तो इस तरह से अगला है संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पारिस्थितिकी समस्याएं जैसे वैश्विक तापन, ओजोन परत ह्रास, पर्यावरण प्रदूषण और भूनिम्नीकरण आदि उत्पन्न होते हैं। तो इसका मतलब है कि संसाधन के अत्यधिक दोहन से पारिस्थितिकी समस्याएं जैसे वैश्विक तापन, कल कारखानों से निकले हुए धुएं वायुमंडल में जाते हैं, हम अत्यधिक पेड़ पौधों का कटाव करते हैं, वन संसाधन का ह्रास करते हैं, जिससे वैश्विक तापन बढ़ता है। ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, भूनिम्नीकरण हो रहा है, भूमि का क्षरण हो रहा है या उपजाऊ भूमि बंजर होती जा रही है। इस तरह से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आगे है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास आर्थिक विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जिससे पर्यावरण को क्षति न पहुँचे। दूसरे शब्दों में संसाधनों का उपयोग इस प्रकार हो कि हमारी आवश्यकताओं के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी उनसे लाभ पहुँचे। इसके लिए संसाधनों की उचित प्रयोग के लिए योजना बनानी आवश्यक है। अर्थात ऐसे विकास से क्या होता है कि पर्यावरण को क्षति भी न पहुँचे
और हमारा काम भी हो जाए। संसाधनों का उपयोग इस तरीके से किया जाए कि पर्यावरण की क्षति न हो और हमारी उपयोगिता भी पूर्ण हो जाए और आने वाली पीढ़ी को भी उन संसाधनों का लाभ प्राप्त हो सके। सतत पोषणी विकास की सर्वप्रथम अवधारणा को जून 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में स्वीकृत किया गया था। कब? 1992 में। 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन में इसे स्वीकृत किया गया था कि सतत पोषणी विकास, पर्यावरण जो संसाधनों का है, सतत पोषणी विकास होना चाहिए कि हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार ही संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, अत्यधिक नहीं। इस सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति प्रदान की गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणी विकास के लक्ष्य के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी में एजेंडा 21 जो 21वीं शताब्दी के लिए सतत पोषणी विकास, संसाधनों के विकास के लिए जो लक्ष्य रखा गया था, उसका भी रूपरेखा इसी सम्मेलन में तैयार किया गया था। आगे है एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य विश्व सहयोग के द्वारा गरीबी, भूख, बीमारी, असाक्षरता और पर्यावरण की क्षति को कम करना है। एजेंडा 21 का मतलब क्या था? गरीबी, भूख, बीमारी, असाक्षरता और पर्यावरणीय क्षति को कम करना, यह एजेंडा 21 का लक्ष्य था। आगे है भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता। भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता। भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता। भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? संसाधन नियोजन से आशय उपलब्ध संसाधनों की पहचान और मात्रा के साथ साथ उनके उचित विकास से है। संसाधन नियोजन का मतलब है कि उपलब्ध संसाधनों और उनकी मात्रा के साथ साथ उनका उचित विकास किया जाए तथा संसाधन विकास योजना राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिए। जो संसाधन विकास की योजना है वो कैसी होनी चाहिए? राष्ट्रीय विकास योजना के लक्ष्यों के अनुरूप हो। आगे है भारत में संसाधन विशाल मात्रा में उपलब्ध हैं लेकिन उनका विकास अपर्याप्त है। भारत में जो भी संसाधन हैं विशाल मात्रा में उपलब्ध हैं लेकिन उनका जो विकास है वह अपर्याप्त है या उन्हें असमान रूप से वितरित किया जाता है। भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता को निम्नलिखित उदाहरणों से देखते हैं। पहला है झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये जो प्रांत हैं में खनिजों और कोयलों की प्रचुर भंडार हैं लेकिन तकनीकी और संस्थागत समर्थन की कमी है। ये जो 3 राज्य हैं झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनमें खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं लेकिन इनमें क्या है? तकनीकी और संस्थागत समर्थन की कमी है। और अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की प्रचुरता है परंतु यहाँ आधारभूत विकास अर्थात मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायता है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा की बहुतायता है परंतु वहाँ क्या है? जल संसाधन की कमी है।
वहाँ पवन और सौर ऊर्जा का विकास अच्छे से किया जा सकता है, जल संसाधन का विकास नहीं किया जा सकता। कुछ राज्य जैसे पंजाब व हरियाणा में संसाधनों की कमी है, परंतु ये आर्थिक रूप से मजबूत हैं। यहाँ पंजाब और हरियाणा में संसाधनों की कमी है, भूगर्भिक संसाधन वहाँ बहुत कम है, या मान के चलिए न के बराबर है, लेकिन वहाँ के जो राज्य है वो आर्थिक रूप से मजबूत हैं। लद्दाख का शीत मरुस्थल अन्य भागों से अलग है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। लद्दाख जो जम्मू कश्मीर का भाग था, अब वह स्वयं में एक केंद्र शासित प्रदेश है जो स्वतंत्र है। वहाँ शीत मरुस्थल में प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, लेकिन वो सांस्कृतिक विरासत का धनी है। आगे संसाधन नियोजन की प्रक्रिया। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया, संसाधन नियोजन की प्रक्रिया संसाधन नियोजन की प्रक्रिया क्या है? देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना प्रमुख कार्य है। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना सम्मिलित है। इसमें है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों की पहचान करना और उनकी तालिका बनाना और क्षेत्रीय सर्वेक्षण करके मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना, मापन करना सम्मिलित है। दूसरा है उपयुक्त कौशल और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संसाधन विकास के लिए योजना तैयार करना। नेक्स्ट है संसाधन संबंधी विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। अगला है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात संसाधन नियोजन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं। संसाधनों की उपलब्धता अकेले शुरू नहीं हो सकती, इसलिए विकास की उचित प्रक्रिया, आवश्यक तकनीक व संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है। अगला है संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण संसाधनों का संरक्षण विकास के क्रम में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं से बचने के लिए संसाधनों का संरक्षण एवं उनका विवेकपूर्ण उपयोग अत्यधिक आवश्यक है। आज के विकास के क्रम में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं से बचने के लिए संसाधनों का संरक्षण एवं उनका विवेकपूर्ण उपयोग अत्यधिक आवश्यक है। वर्ष 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, एक ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में संसाधन संरक्षण की आवश्यकता का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सतत विकास की अवधारणा को उचित बताया गया है। 1987 में एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। इसमें कहा गया कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता का इस कमीशन की रिपोर्ट में व्यापक उल्लेख किया गया, व्यापक रूप से, और उसमें बताया गया कि जो सतत विकास है, सतत विकास की जो अवधारणा है संसाधनों के लिए, वह सर्वथा उचित है, क्योंकि अगर उस अवधारणा में जो बताया गया है कि हमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की क्षति न पहुँचे, इस अनुसार हमें संसाधनों का उपयोग करना चाहिए।
तो इस हिसाब से यह इस रिपोर्ट में उसे सर्वाधिक उचित बताया गया कि हमें उस तरह से करना चाहिए। इसी में महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा है, जी ने संसाधनों के इस विकास के लिए कहा है कि हमें पेट भरने के लिए चाहिए, पेटी भरने के लिए नहीं। अर्थात कि हमें हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं, किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमें पेट भरने के लिए चाहिए, पेटी भरने के लिए नहीं। हमें उतना ही संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जितने से हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, न कि हम उसको दबा के रख लें, संचित कर लें, दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति ना हो, पर्यावरण की क्षति चाहे जिस पैमाने पर हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ऐसा नहीं। गांधी जी ने कहा कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। लालच की पूर्ति कभी नहीं होती है। अब आगे हम भू संसाधन पढ़ाएंगे, इसमें बस इतना ही।